जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मां नंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड के इतिहास की एक नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें कि हमारे 2-3 टॉपिक क्लियर हो चुके थे। और पिछली कक्षा में हमने देखा था कि उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो कुडिन थी। तो दोस्तों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो पहले जा करके इससे पहले की वीडियो को एक बार देख लें, जिससे कि उनको पता चल जाए कि उत्तराखंड के इतिहास को हमें एक क्रम के अनुसार किस तरह से पढ़ना है। तो ज़्यादा न कहते हुए आज की क्लास को हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था कि उत्तराखंड के इस भूभाग पर शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो तुम्हारे पास कौन सी थी? कुरिंद थी। इसको एक बार ढंग से आप देख लो, बारे इस पर कंफ्यूजन हो, ठीक है। मैंने कल बताया था कि जो तुम्हारी पहली राजनीतिक शक्ति थी वो तुम्हारे पास कुरिंद थी, और जो तुम्हारे पास पहली ऐतिहासिक शक्ति थी वो तुम्हारे पास कौन सी होगी अब आने वाले टाइम पे, जो जिसको हम पढ़ेंगे कत्यूरी राजवंश होगा, ठीक है। क्योंकि राजनीतिक मैंने कहा था कि जब हम किसी पौराणिक इतिहास में या धार्मिक ग्रंथों में किसी राजवंश को एक शासक वंश के तौर पर देखते हैं तो उसे हम राजनीतिक राजवंश कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक राजवंश कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि इसके प्रमाण हमको प्रॉपर नहीं मिलते हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक राजवंश है उसमें हमको जो प्रॉपर क्या मिलता है, हमको साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं। और मतलब किसी के समकक्ष चल रहे हैं, किसी के समकालीन चल रहे हैं, वहां से हम उसको प्रॉपर साक्ष्य मिलते हैं, उसको हम ऐतिहासिक कहते हैं। लेकिन जब हम किसी पौराणिक ऐतिहासिक में या किसी धार्मिक स्रोतों में ग्रंथों में हम देखते हैं कि पहला जो राजनीतिक वंश था तुम्हारे पास कौन सा था? कुरिन था, ठीक है। अब हमको इससे आगे देखने की क्या क्या हुआ, ठीक है। थोड़ा इसको हम पहले रिकॉल कर दें कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, जिससे कि हमको थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो पहले हमने कहा कि उत्तराखंड के इस भूभाग पर शासन करने वाली तुम्हारी जो पहली जाति थी वो तुम्हारे पास कोल थी। कोल के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे इनको हरा के तुम्हारे किरात आए। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे कौन आए? खस आए। फिर इस पे इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने कहा कि इसी खसों में से किसी ने अपना यहाँ पे एक राजवंश शुरू किया, जिसको कि हम कुलिंद कहते हैं। और कई कह रहे थे कि तुम्हारा सेंट्रल एशिया से तुम्हारे पास यहाँ पे कौन आए थे? आर्य लोग आए थे, जो कि तुम्हारे पास क्या थे? शिक्षित थे, समझदार थे। और उनके पास एक सबसे पहली बार उनके पास एक भाषा थी, जिससे कि उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे करके अपने वंश को आगे बढ़ाया। जो कि उनका पहला वंश हम पढ़ते हैं, कुरिंद वंश पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, कुरिंद के बारे में हमने देखा था कि जो स्रोत हैं मेन वाली हमको कहाँ से मिलते हैं? एक साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, और एक हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों में हमारे पास दो मिलते हैं। एक हमने देखा था कि एक अभिलेख से मिल रहा हमको, और दूसरा हमको मिल रहा सिक्कों से। ठीक हो गया। अभिलेख में हमने कहा था कि हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 अभिलेख मिले हमको, ठीक है। एक तुम्हारे पास कहाँ से मिला? काशी से सबसे पहले, जिसको कि 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने खोजा था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र को उस काशी अभिलेख में अशोक के द्वारा क्या कहा गया था? कुलिंद कहा गया था। और यहाँ के निवासियों को अपरांत कहा गया था। तो उसी अभिलेख से हमको रिलेट करना है कि जो उत्तराखंड में पहला शासन था वो तुम्हारे किसका था? कुलिंदों का था, ठीक है। दूसरा दूसरा हमारे पास एक भरहोत का था, एक तुम्हारे पास मथुरा का था, ठीक है। जो कि तुम्हारे सुंगवंश से हम उसको रिलेट करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन, ठीक है। अभी लिखा हमारा क्लियर हो गया था। दूसरा हमको पढ़ना था कि सिक्कों में, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा क्लियर कर देना, जो हमारे पास कालसी अभिलेख है ना, जो हमारे पास कहाँ पर है? जो हमारे पास देहरादून में काशी है, यमुना और टॉस नदी के संगम पे काशी। इसको जो वहाँ की स्थानीय भाषा उसमें इसको कहते हैं चित्रशिला, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर देना, नोट कर देना, ठीक है। कब एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम लोग वहाँ पे जो काशी को क्या कहते हैं? तो चित्रशिला कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सिक्के, क्योंकि जो हमारे पास कुरिंद वंश था इसको हमको सबसे ज्यादा हमको स्रोत मिलते हैं, जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? सिक्कों से मिलती है। हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो कुलिंद सिक्के हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा था। एक तुम्हारा अल्मोड़ा प्रकार का, दूसरा हमारे पास अमुभूति, और तीसरा था हमारे पास छत्रेसर या चित्रेश्वर प्रकार का, ठीक है। और इसमें हमको थोड़ा ये छूट गया था हमारा कि जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं उनमें हमको कुछ राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। जो हमारे पास एक शिवदत्त है, एक हरदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित, गोमित्र, विजयभूति, आसेक और मगभतस, ठीक है। क्वेश्चन अब कभी आगे एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया कि इनमें से 3 नाम दे दिए और कोई अलग से नाम दे दिया, बोल दिया कि इनमें से किस शासक का नाम कुलिंद वंश के सिक्कों में नहीं मिलता है। तो आपको एक बार इनको ढंग से पढ़ना है, 2-3 बार रिविजन करना है, बार बार बोलना है, जिससे कि हमको याद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, ये तो हमको पता था कि वो अपने सिक्कों में तुम्हारा एक राज्य का नाम लिखते थे, और एक उस राज्य का नाम और राजा का नाम लिखते थे। लेकिन अमुभूति अपनी उपाधि को भी उसमें लिखता था, ठीक है। और तीसरी हमारी चीज अगर आएगी कि कुलिंद सिक्कों में कौन कौन से चित्र होते थे, तो उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट, एक देवी का चित्र, एक मृग का चित्र, एक स्वास्तिक, एक चक्र और एक
ना का मतलब कि उस टाइम के लोग इन चीज़ों से अवगत होंगे। देखो जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे कि हमारे पास 2000 का नोट था, उसमें मंगलयान था, किसी में हम्पी कर रहा था तुम्हारा, ठीक है, जिसमें रानी की बाव है 100 के नोट में। तो मतलब हम उस अपने विरासतों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे उनके इतिहास में जो चीजें होती होगी वो अपने सिक्कों में उन चीजों को कर दे दर्शाते थे, ठीक है। ये अब यहाँ से हम मतलब कि जो हमारा पहला राजनीतिक वंश था कुलिंद, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। अब हमको देखना है कि इससे आगे उत्तराखंड में क्या-क्या देखने को मिलता है इतिहास में, ठीक है। तो देखो, अब जो उत्तराखंड का कुलिंद वंश था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये कलकूट है, ठीक है, कलकूट। देखो कलकूट, कलकूट मतलब होता है कि काशी, ठीक है। कलकूट का जो तुम्हारा जो ये किसका प्राचीन नाम है तुम्हारे पास, ये प्राचीन नाम है तुम्हारे पास किसका, काशी का, ठीक है। उस टाइम पे काशी को तुम्हारा किस नाम से किया, कलकूट से किया। मतलब कि इतिहासों में लिखा है कि जो तुम्हारे पास कुलिंद वंश था, उसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी तुम्हारे कहाँ थी, कलकूट थी, जो कि आज के डेट का काशी है, ठीक है। और बाद में तुम्हारे पास दूसरी राजधानी तुम्हारे कहाँ थी, शत्रुघ्न में, ठीक है। देखो ये सारी चीजें तुम्हारे पास बुकों में दी हुई है, ठीक है। ये नहीं कि जितना मैंने यहाँ पे पढ़ाया उतने आपने नोट किया उसको पढ़ लिया। देखो नोट से बहुत कम आता है पढ़ने में, ठीक है, पेपरों में। इस चीज को आपको याद रखना है, जितनी जिसके पास जो बुक है उसको एक बार ढंग से पढ़ लो, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कई चीजें मिलेगी। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब आप कभी भी अगर नोट्स बनाते हैं ना, तो जैसा आपने पहले लिख दिया, एक टॉपिक लिख दिया, उस टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो पेज छोड़ दें। क्योंकि हमको हमेशा नई नई जानकारी उसमें अपडेट होती रहेगी, और उसको आपको उसमें अपडेट करते रहना है, जिससे कि हमारा एक अच्छा सा क्या बन जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमको देखना है कि उत्तराखंड के इस भाग भूभाग पर क्या क्या होता है, ठीक है। थोड़ा आप देख सकते हैं। अब हमें देखना है कि मैंने कहा कि उत्तराखंड के काशी वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये काशी वाला क्षेत्र था। यहाँ पे तुम्हारी जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो तुम्हारे पास कौन सी थी, कुरिन थी, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या इसके समकालीन कोई राजनीतिक शक्ति और रही होगी यहाँ पे। तो इसमें इतिहासकार ये कहते हैं कि कुरिंदों के जो ऊपर वाला क्षेत्र है तुम्हारे पास, ये जोनसार भाबर वाला क्षेत्र है, इसमें तुम्हारे एक राजनीतिक शक्ति और थी, उसको हम कहते हैं योधेय। क्या कहते हैं, योधेय राजवंश कहते हैं, ठीक है, योधेय थे। और एक कहते हैं कि जो ऊपर वाला क्षेत्र है तुम्हारे पास, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जो तुम्हारे भाई उत्तरकाशी का बंगाल वाला हो गया, ये पुरोला वाला हो गया, ये पूरा क्षेत्र तुम्हारे पास था इस टाइम पे। उसके समकक्ष तुम्हारे पास, उसको हम कहते हैं औदुंबर। क्या कहते हैं, औदुंबर वंश, ठीक है। मतलब कि हमको ये चीज क्लियर करनी है कि जब कुरिंद शासक यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो उसके समकालीन हमारे पास दो राजनीतिक शक्तियां और थी। वो थी तुम्हारे पास एक योधेय, एक था तुम्हारे पास औदुंबर, ठीक है। समकालीन बोले तो समकालीन मतलब होता है, हम पढ़ रहे हैं इतिहास, ठीक है। तो इतिहास की भाषा में जब दो घटनाएं एक साथ होती है उसे हम कहते हैं समकालीन, ठीक है। मतलब कि जब दो राजनीतिक शक्तियां एक साथ किसी भूभाग पर शासन करेंगे तो उसे हम कहते हैं समकालीन शक्तियां। जैसे कुरिंद हो गया, योधेय हो गया और औदुंबर हो गया, ठीक है। अगर पेपर में आता है कि कुरिंद वंश के समकालीन तुम्हारा कौन था, तो योधेय और औदुंबर। और कोई कह रहे हो यार इस भाग में तो कुछ था नहीं, इस भाग में तुम्हारे पास कौन होंगे, खास, क्योंकि मैंने कहा था कि सबसे पहले से और लास्ट तुम्हारे यहाँ पे कौन रहेंगे, खास लोग रहेंगे। और लेकिन यहाँ पे तुम्हारे कौन रहेंगे, ये तीन होंगे, बाकी पूरे भूभाग पर तुम्हारे कौन होंगे, खस होंगे। अब धीरे धीरे ये खस भी तुम्हारे यहाँ पे अलग अलग वो करेंगे, कोई नए आएंगे यहाँ पर, ये चीज हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके बाद देखो जो ये वंश लिखा है मैंने, योधेय वंश हो गया, ये हो गया, ठीक है। इनके बारे में दिखाता हूँ, पहले एक बार थोड़ा इमेज बना देते हैं कि इस भूभाग पर और क्या क्या चीजें घटित हुई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल इस चीज को क्लियर करके चलना है, ठीक है। थोड़े यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि छोटा सा भूभाग है और राजनीतिक शक्ति यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि मैं बोलूंगी उत्तराखंड के जो सिर्फ गढ़वाल वाले क्षेत्र है, यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पे 52 गढ़ थे, 52 किले थे, मतलब कि 52 छोटे छोटे मांडलिक राजा हुआ करते थे, ठीक है। जैसा ना, तो 52 गढ़ों को देश, एक गाना भी है नरेंद्र सिंह नेगी जी का। तो कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इन छोटे भाग अगर 52 गढ़ हो सकते हैं, तो लगाओ आप उस टाइम पे कैसा माहौल हुआ, उस टाइम पे छोटे छोटे होते थे, राज्य हुआ करते थे, ठीक है। जैसा आप लोग वहां पे पढ़ते होंगे, सबसे छोटी इकाई तुम्हारी, सबसे बड़ी इकाई तुम्हारी कौन थी, वैदिक काल में जन थी, ठीक है। लेकिन जैसे डेवलप हो गया, ये लोग थोड़ा क्या हो गया, तुम्हारे सभ्य हो गए, और लोहे का आविष्कार हो गया था, बाजारीकरण होने लगा था, तो उस टाइम पे जन तुम्हारा किस बदल गया, तुम्हारे पास जनपद में, किसमें बदल गया, जनपद में। और ये जनपद और बड़े बड़े लोग आने लगे, व्यापार होने लग गया, बहुत ज्यादा होने लग गया। तो आप लोग देते होंगे आज से 20-30 साल बाद कोई छोटा कस्बा है तुम्हारे गाँव के छोटे से, जहाँ पे मतलब रोड वाला क्षेत्र हो गया, धीरे धीरे आप देखते होंगे वहाँ पे 1 साल 2 साल 10-20 साल बाद तुम्हारा डेवलप हो गए, वो क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है।
तो उस टाइम पे उसको जनपद अगर बोलोगे तो उसको कहते हैं महाजनपद। क्या कहते हैं? महाजनपद। तो पहले सबसे छोटे-छोटे तुम्हारे क्या थे? जन हुआ करते थे, ठीक है? जन मतलब एक छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे, जिसमें कि हमारे पास उत्तराखंड में छोटे-छोटे राज्य आपको देखने को मिलेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे कौन-सी शक्ति बाह्य शक्ति आती है, ठीक है? अब सबसे पहले हमने देखा था कि जो यहाँ पे काशी अभिलेख है, काशी जो अभिलेख है वो तुम्हारे पास किसका है? अशोक का है। किसका है? सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व का है, ठीक है? और ये अशोक तुम्हारे कौन से वंश के हैं तुम्हारे पास? मौर्य मौर्य वंश के हैं। इसका मतलब मैंने कहा था कि कोई आदमी तुम्हारे राज्य में कोई चीज लिख दे रहा है, इसका मतलब कि आप उसके अधीन हो। उस टाइम तुम्हारे पास कौन सा वंश चला था? कुनिंद। इसका मतलब कि जो तुम्हारा कुनिंद राजवंश है वो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास मौर्य के तुम्हारे क्या होंगे? अधीन होंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है? मतलब कि मौर्यों के शक्ति मतलब यहाँ पे मौर्य वंश चल रहा था, मौर्य काल चल रहा था भारत में, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे चला था तुम्हारा कुनिंद चला था, ठीक है? कुनिंद के समकालीन योधी और औदुंबर। अब देखो जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे अशोक की मृत्यु जाती है, धीरे धीरे मौर्य काल समाप्त हो जाएगा, फिर देखना है कि यहाँ पे दूसरी राजनीतिक बड़ी शक्ति कौन सी आती है। तो आप देखते हो कि उस वक्त तुम्हारे पास यहाँ पे कौन आता है? तुम्हारे पास कुषाण आते हैं। कौन लोग आते हैं? कुषाण आते हैं। अब हमें देखने की क्या ये कुषाण हमारे देखो आपने कुषाण जो उस टाइम पे पेशावर है ना, पेशावर उनकी राजधानी थी जो यहाँ पे पाकिस्तान में है ना, वहां पे, ठीक है? तो जो हमको अब ये देखना है कि उत्तराखंड के इस भूभाग पर ये कुषाण क्या आए होंगे, क्या इन्होंने इनको हरा करके कुछ राज्यों मतलब कुछ हिस्सों पर कब्जा किया होगा? तो इसका आंसर है हाँ। जब ये कुषाण यहाँ से ऊपर को आ रहे थे तो इन्होंने ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन लोग शासन कर दे, इनसे हार गए थे, लेकिन इन्होंने हमारे इस पूरे उत्तराखंड के भूभाग के जो तुम्हारा ये तराई भागा क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तुम्हारे क्या शासन किया। आप देखो मतलब कि उत्तराखंड के भूभाग पर कुड़िंदों का भी शासन रहा होगा। कैसे रहा होगा? उसके लिए हमको इतिहास में पढ़ने के लिए क्या चाहिए? साक्ष्य चाहिए, एविडेंस चाहिए। और वो साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? तुम्हारे तराई भाबर क्षेत्र में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास तीन चीजें हैं, तुम्हारी किताब में दे रहे हैं। एक है तुम्हारे पास मोर ध्वज, एक तुम्हारे पास है गोविशान। क्या है? गोविशान है। और एक तुम्हारे पास है खटीमा। क्या है? खटीमा। और एक तुम्हारे पास ये ऋषिकेश वाला भी है, ठीक है? कौन सा वाला है? ऋषिकेश वाला क्षेत्र है, ठीक है? तो इन इन चीजों से यहाँ से मतलब कि इन्होंने क्या करा, इन यहाँ यहाँ से यहाँ मतलब इन्होंने खनन किया, तो यहाँ से इनको कुषाण कालीन क्या मिली? सिक्के मिले। क्या मिले? कुषाण कालीन सिक्के मिले। तो हम लगा सकते हैं कि हाँ उस टाइम पे हम लोग कुषाण लोग रहे होंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि जो कुरिंदों के सिक्कों के बारे में जो सबसे पहले केपी नोटाजी ने, किसने? हाँ, जो तुम्हारे पास देखो एक तुम सबसे पहले सिक्के हमारे पास कौन से थे? कुरिंद सिक्के थे ना। हाँ, कुरिंद सिक्के सबसे पहले ना, एक छोटा सा यहाँ पे एक नोट कर देना। जो कुरिंद सिक्के थे सबसे पहले उनको मतलब कि उनके जो शोध किया था वो तुम्हारा किसने किया था? एमपी जोशी ने। किसने किया था? एमपी जोशी, ठीक है? यहाँ से छोटी छोटी चीजें आपको लिखते रहना है, ठीक है? अब जैसे सिक्के हैं, सिक्कों के अध्ययन को हम कहते हैं मोर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजी। तो एक पुस्तक है एमपी जोशी जी की, मोर्फोलॉजी ऑफ मोर्फोलॉजी ऑफ कुरिंद कॉइन्स, ठीक है? तो मतलब कि कुरिंद सिक्के जितने भी हैं उन पे पूरी उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है मोर्फोलॉजी ऑफ कुरिंद कॉइन्स, जो कि तुम्हारे किसने की? तुम्हारी एमपी जोशी ने, ठीक है? धीरे धीरे देखो उत्तराखंड के इतिहास को धीरे धीरे ऐसे करके एक दूसरे से क्या करना है? रिलेट करना है, क्योंकि एक साहित्य में आ रहा है आपकी पुस्तक किसकी थी किसकी, तो धीरे धीरे हमको क्या करना है कि किस वंश में कौन से इतिहासकार रहे होंगे, तो धीरे धीरे हमको याद करना है। और लास्ट में जैसे हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा फिर हम इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? अब मैंने बात करी कुषाण के उसकी, ठीक है? तो कुषाण के सिक्कों की जो सबसे पहली कृति वो तुम्हारे पास किसने करी थी? केपी नौटियाल ने। किसने करा था? केपी नौटियाल जी ने सबसे पहले मतलब कि कुषाण कालीन सिक्कों की वो करी थी। अब आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, जो ये कुषाण कालीन है, अब देखो है इन्होंने तो यहाँ पे कर लिया, ठीक है? अब याद रखने की सबसे पहले पूरे भारत में, ठीक है? पूरे भारत में सर्वाधिक तुम्हारे पास सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इस सबको पता है। किस चलाए थे? कुषाणों ने। किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। इस चीज को क्लियर होगा, सबको पता है, ठीक है? क्योंकि अभी तक आप देख रहे होंगे चाहे तुम्हारा कुरिंद वंश चला था, कोई भी चला था, ठीक है? उन्होंने मैंने कहा था कि जो उनके जो धातु थे वो द्विधातु थे, या फिर तुम्हारे पास तांबा था या फिर तुम्हारे पास रजत था, मतलब चांदी था, ठीक है? तो लेकिन अब धीरे धीरे मैंने कहा था कुषाण आगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर आएगी सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाई, ठीक है? अगर अब ये उत्तराखंड में आए तो ऑब्वियसली बात है कि उत्तराखंड में जितने भी तुम्हारे पास सिक्के मैंने कहा था मिले थे वो उनको किसके मिलेंगे?
तांबे के मिले होंगे या रजत के मिले होंगे, सोने के मिले होंगे? सोने के मिले होंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम उन्होंने सर्वाधिक सिक्के तुम्हारे किसने चलाए? सोने के सिक्के चलाए। अब हमको थोड़ा-सा देखना है कि उत्तराखंड के भू-भाग में कौन-कौन से सिक्के मिले और कहाँ से मिले, ठीक है? सबसे पहले आप देखना हुइस्क मुद्राएँ, क्या लिखना है? हुइस्क मुद्राएँ। हुइस्क मुद्राएँ से तुम्हारे देखो स्वर्ण मुद्राएँ सब मिले, ठीक है? चाहे तुम्हारे पास हुइस्क मुद्राएँ हैं, ये तुम्हारे पास वासुदेव मुद्राएँ हैं, या तुम्हारे पास कनिष्क की नाणक मुद्राएँ हैं, सारे के सारे तुम्हारे किसकी होगी? सोने की होगी। तो ये भी स्वर्ण मुद्राएँ हैं, ये भी स्वर्ण मुद्राएँ हैं। इसमें थोड़ा डाटा लिख देना, वैसे पेपर हम बहुत कम पूछते हैं, ठीक है? ऐसे डाटा तो बहुत ही होंगे, कहीं 44 कहीं 45, ठीक है? लेकिन थोड़ा देख लेना कि 44 स्वर्ण मुद्राएँ तुम्हारी हुइस्क की मिली, 3 स्वर्ण मुद्राएँ तुम्हारे पास वासुदेव की मिली, और ये तुम्हारे जो स्वर्ण मुद्राएँ मिली तुम्हारे पास, वो मिली तुम्हारे कनिष्क की नाणक मुद्राएँ। अभी समझाता हूँ कि नाणक मुद्राएँ होती क्या है, ठीक है? अभी अगर आए कि हुइस्क, देखो जो कनिष्क था उसकी मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था, उसके बाद जिसने शासन किया वो तुम्हारा कौन था? हुइस्क था। और हुइस्क के साथ तुम्हारे पास कहाँ मिलता है? मुनि की रेती। ऋषिकेश के मुनि की रेती में आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से उत्खनन के बाद तुम्हारे क्या मिला? हुइस्क मुद्राएँ मिली, ठीक है? कन्फ्यूजन है, पेपर में एक आ सकता है, अगर है कि हुइस्क मुद्राएँ कहाँ से मिली तुम्हारी, और उसमें देखा मुनि की रेती दे देगा, गोविसार दे देगा, या फिर काशीपुर देगा, या फिर खाटी में दे देगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? क्लियर कर जाना है। हुइस्क तुम्हारे कहाँ से मिली है? मुनि की रीति से, ठीक है? दूसरा तुम्हारे पास वासुदेव द्वितीय है, वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएँ तुम्हारे पास गोविसार से मिली, कहाँ से मिली है? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस मतलब कि वासुदेव के इन स्वर्ण मुद्राओं पे तुम्हारा कौन सा मिला? शिव और नंदी के, किसके? शिव और नंदी के चित्र अंकित थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखो है गोविसाण हो गया, गोविसाण मतलब कि आज का कौन सा है? काशीपुर वाला। कौन सा? काशीपुर को हम क्या कहते हैं? गोविसाण, ठीक है? इसको आपको याद रखना है, ये मतलब कि इनको नाम मतलब कि सबसे पहले तुम्हारा क्या दिया होगा? तुम्हारा गोविसाण दिया होगा। किसने दिया होगा तुम्हारे पास? कुशाणों ने दिया होगा, ठीक है? आज के डेट में क्या तुम्हारे पास? काशीपुर है। तीसरा तुम्हारे पास कनिष्क की नाणक मुद्राएं। कनिष्क की नाणक मुद्राएं इसलिए कहते हैं, देखो ये मुद्राओं, देखो मुद्रा तो सबकी सोने की थी, लेकिन कनिष्क आपको पता है कि बहुत बड़ा राजा था, उसने मतलब कि इतनी ज्यादा उपाधियां थी उसके पास, और उसने सबसे पहले क्या किया कि पूरे हिंदू धर्म की संस्कृति को कभी वो नहीं होने दिया, ठीक है? बल्कि उसने संस्कृति को महत्व दिया। तो इसलिए उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण उसके जो पर्टिकुलर उसकी जो मुद्राएं हैं उसको हम क्या कहते हैं? नाणक मुद्राएं कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसलिए आगे की कनिष्क की नाणक मुद्रा तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं, या कनिष्क की नाणक मुद्रा तुम्हारी कहाँ से मिली? तो काशीपुर से मिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट देखना कि 7 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे पास खटीमा से मिली। किसकी मिली? खटीमा से मिली। और ये तुम्हारे पास वसु नामक राजा की थी। किसकी थी? वसु नामक राजा की मिली। मतलब कि वहां पे सोने का सिक्का मिला हुआ खटीमा में, तो और उसपे तुम्हारे किसका नाम अंकित था? वसु। वो तुम्हारे को कौन था? कुषाण। क्या था? कुषाण था। तो मतलब कि उत्तराखंड के इस तरह भाबर क्षेत्र में मैंने कहा एक मोरध्वज, जिसे हम कोटद्वार कह रहे हैं, गोविसाण हो गया। पेपर में आए कि इनमें से किसके क्षेत्र से मिला ही नहीं मिला। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना कि भाई जो तुम्हारा तराई भाबर क्षेत्र वाला है, जो प्लेन वाला क्षेत्र है वहीं से मिला। अगर देखिए चमोली से मिला, चमोली से नहीं मिला ना हमारे पास, काश में तुम्हारे पास तराई भाबर वाले क्षेत्र में। थोड़ा आप लोग इस पर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूँ आपको। तो यहाँ तक आपने समझ लिया था कि उत्तराखंड के इस भूभाग पर यहाँ पे कौन कौन से वंश थे, ठीक है? पहले मैंने कहा था कि जो ये वाला काशी वाला क्षेत्र है, कलकुट जिसे कहते थे, वहां पे तुम्हारे पास कौन सा था? कुड़िन था। उसके ऊपर तुम्हारे पास योधे था। उसके ऊपर तुम्हारे पास कौन था? औदुंबर था, ठीक है? 3 चीजों तो आपको पता चल गया, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा अब देखो, फिर मैंने कहा कि यहाँ से तुम्हारे एंट्री कौन करते तुम्हारे पास? कुषाण करते हैं, जिनके हमने मुद्रा स्रोतों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। उसको एक बार आप लोग रिविजन कर देना, कहाँ से क्या क्या मिला, ठीक है? जैसे हमने कहा था कि कनिष्क के नाणक कहाँ से मिले तुम्हारे पास, हुइस्क के कहाँ से मिले तुम्हारा, वासुदेव को कहाँ से मिले तुम्हारे पास, ठीक है? वसु के कहाँ पे मिले, ये बात ढंग से ना, ठीक है? अब इसके आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उत्तराखंड की हिस्ट्री है, इतिहासकारों ने इसको क्या कर रखा, सिर्फ मिला मिला करके बना रखा है, ठीक है? कोई जैसे जैसे हम कहते हैं कि भारत का इतिहास है, ठीक है? मतलब कि पूरे साक्ष्य मिलते हैं, टाइम टू टाइम भाई ये हुआ था, इसके बाद तुम्हारा मौर्य वंश आया था, तुम्हारा सातवाहन वंश आया, फिर मुगल आए, अंग्रेज आए, फिट है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो प्राचीन इतिहास है उत्तराखंड का, वो हमको थोड़ा बहुत किसमें मिलता है? मतलब कि टुकड़ों में मिलता है, ठीक है? किसी ने कहीं से उठा रखा, फिर उसको रेड कर रखा कि हाँ ये ऐसे वो होगा, ठीक है? कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप इमेज बनाना, जिससे कि पेपर की दृष्टि से एक भी क्वेश्चन हमारा छोड़ ना पाए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा था कि हमारे इस तरह भाभा चिन्ह तुम्हारे कौन थे? कुषाण थे। कौन थे? कुषाण थे। यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे होंगे? कौन थे? मैंने कहा था उस टाइम पे कुरिंद। कौन थे? कुरिंद थे। और इसी की वाले क्षेत्र में तुम्हारे पास मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारा कौन सा वंश चला था? योधेय वंश चला था, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, योधेय वंश। अगर आए कि कुरिंदों के समकालीन तुम्हारे कौन थे?
योधेय वंश से, ठीक है। अब थोड़ा बहुत योधेय वंश के बारे में आप थोड़ा लिख लेना क्या क्या, ठीक है। देखो, योधेय वंश की जो मुद्रा है हमारे पास तुम्हारे कहाँ से मिली है, जोनसार से मिली है और भाबर क्षेत्र से मिली है, ठीक है। और एक या इसमें थोड़ा एक और है कि जो योधेय वंश है उनके जो सिक्के हमारे पास थोड़ा बहुत कहाँ से मिले तुम्हारे पास, कालो डांडा कहाँ से मिले हैं, कालो डांडा। कालो डांडा तुम्हारे पास कहाँ है, कौन सा है, लैंसडाउन है, ठीक है। लैंसडाउन को प्राचीन नाम तुम्हारे पास क्या है, कालो डांडा, ठीक है। वहां से हमारे पास कौन से मिले, तुम्हारे योधेय वंश के हमारे पास सिक्के मिले हैं, ठीक है। अगर आए कि योधेय वंश के सिक्के तुम्हारे कहाँ से मिले, जोनसार भाबर हो गया, देहरादून के जोनसार भाबर में हो गया, और पौड़ी के कालो डांडा से मिले, ठीक है। अगर आता है कि उनके चित्रों में तुम्हारे पास उनके जो मुद्राएं थी उसमें तुम्हारे कौन सी चित्र थे तुम्हारे पास, सूलधारी कार्तिकेय के, किसके, सूलधारी कार्तिकेय के चित्र अंकित थे। मतलब कि देखा मैं उनको कार्तिक स्वामी को देखा हुआ हमने, ठीक है। एक मंदिर में हमारे पास रुद्रप्रयाग में, तो कार्तिक स्वामी उनका जो वो है अस्त्र है, कौन सा है तुम्हारे पास, सूल है, तो सूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है। इससे आप लोगों को ये देखना, देखो पेपर में ऐसे नहीं आता, एग्जैक्ट नहीं आता कभी, ठीक है। जो चीज हमारे पास किताब में लिखी है या जो हम नोट्स बनाते हैं उसको कभी एग्जैक्ट कोई भी आयोग पूछता नहीं है, ठीक है। ऐसे में तो हर किसी आ जाएगा ना, थोड़ा घुमा के पूछेगा, ठीक है। उसने पूछ लेगी जो तुम्हारे पास कुलिंद वंश के थे वो तुम्हारे पास मतलब कि कौन से धर्म को मानते थे, ठीक है। वो शैव धर्म के थे या तुम्हारे पास वैष्णव धर्म को मानते थे या बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। तो कुलिंद तुम्हारे याद में कि तुम्हारे थोड़ा बहुत क्या थे, शैव धर्म से रिलेटेड, जो इन पास छत्रेश्वर और जो चित्रेश्वर नामक हमको मिले हैं उससे मानते हैं कि कुलिंद तुम्हारे क्या रहेंगे, शैव धर्म से रहेंगे। देखो ये भी कार्तिकेय के हैं, तो कार्तिकेय जी किसके पुत्र हैं, महादेव जी के हैं। तो इससे भी हम कर सकते हैं कि जो तुम्हारे योधेय वंश होंगे थोड़ा बहुत किससे रिलेटेड होंगे तुम्हारे पास, हाँ, शिव धर्म से होंगे, ठीक है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है योधेय वंश में एक याद रखनी है, ये तो आपको याद हो गए कि कार्तिकेय है, सूलधारी कार्तिकेय है। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास इनके जो मुद्रा है उसमें द्वि और त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के मिले हैं। अभी तक हमने सिर्फ कितने कितने पढ़े थे, दो। एक तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास अमुक भूति प्रकार के सिक्के मिले थे उसमें दो लिखे थे हमने। एक लिखा था हमने उसमें ब्रह्म लिपि, एक हमने उसमें लिखा था खरोष्टी लिपि। लेकिन हमारे पास जो योधेय वंश के सिक्के हैं उसमें हमारे पास त्रिमुद्रा लेख है। कितने लेख हैं उसके बाद, हमारे पास तीन है। किसमें, योधेय वंश में, ठीक है। योधेय वंश हमारे किलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि योधेय का सबसे जो बड़ा कार्य था हमारे उत्तराखंड के इस भूभाग में, इन्होंने कुषाणों को यहाँ से भगाया था अपने राज्य से। अगर आए कि कुषाणों को किसने भगाया था, तो योधेय वंश वालों ने भगाया था। तो इसमें एक थोड़ा सा क्लियर कर देना कि कुषाणों को भगाने में योगदान, कुषाणों को भगाने का प्रयास या योगदान किया था तुम्हारा, ठीक है। अगर पेपर में आता है कि कुषाणों की शक्ति को किसने शक्ति विहीन किया था उत्तराखंड में, तो किसने किया था आपके पास, योधेय में। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना यार कि उसके बाद योधेय था, फिर तुम्हारा औदुंबर वंश था, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ कि मौर्य शक्ति तो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। कुषाण लोग भी तुम्हारे पास लास्ट तुम देखते होंगे कनिष्क था यहाँ पे, ठीक है। कनिष्क की भी मृत्यु हो गई थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब किसी के अंडर में काम कर रहे थे, है नहीं। अब क्या होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे तुम्हारे पास और राज्य उठेंगे, क्यों, क्योंकि अब देखो कुलीनों की शक्ति तो कम हो गई थी। कुछ इनको मतलब कि योधेयों भी इन्होंने यहाँ से हराया था कि भाई तुमने हमारे राज्य में कुषाणों को आने दिया। अब कुछ इनकी शक्ति को किसने कम करा था, कुषाणों ने कम करा था। तो इसलिए कुलिंद वंश यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और उत्तराखंड के इस काशी और ये तराई भाबर क्षेत्र वाला है हमारा है, इस पे तुम्हारे पास एक नया वंश हमको देखने को मिलता है। उसका नाम तुम्हारे पास है वत्सगोण्य वंश। कौन सा है, वत्स गौण्य वंश। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वत्स गौण्य वंश, ठीक है। वत्स गौण्य वंश इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसे अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है इससे पहले, ठीक है, कि वत्स गौण्य वंश की राजधानी कहाँ थी। छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ देखो, ठीक है। तो वत्स गौण्य तुम्हारे पास जो मैंने कहा था ना कि जो तुम्हारे पास कौन सा योधेय वंश है वो वहां से थोड़ा अब कहाँ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। और उसकी इस वाले क्षेत्र में तुम्हारे पास कौन सा शासन हो गया, तुम्हारे पास वर्षगौण शासन हो गया। और वर्षगौण के वंश थोड़ा अगर इसको गोत्र वंश भी कहते हैं। इसकी राजधानी तुम्हारी कहाँ थी, काशी थी। काशी का प्राचीन नाम क्या है, कलकूट है। ऐसे उसको रिलेट करते जाओ तब जाके होगा, ठीक है। अब देखो इसका अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा हमको जानकारी नहीं मिलती है, जितनी जानकारी मिलती है उसको हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। वर्षगौण वंश का सबसे एक इंपॉर्टेंट तुम्हारा शासक था, उसका नाम था तुम्हारा सीलवर्मन। वो हमारे पास इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ तो आपको पता ही है, जब कोई राजा पहले क्या होता है कि अपने राज्य का विस्तार करते, ठीक है। उन्होंने क्या करते कि एक यज्ञ कराया,
ठीक है, यज्ञ कराते थे वो, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारे तंत्र मंत्र से जो भी है, फिर उसको क्या करते कि एक घोड़े को छोड़ देते थे, ठीक है। वो अगर किसी राज्य में चले गया वो घोड़ा, अगर वहाँ अगर किसी ने उनके घोड़े को रोक दिया, इसका मतलब है कि मतलब कि वहाँ तक उसकी भूमि है, जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा वहाँ तक उसकी भूमि होती थी, ठीक है। लेकिन किसी राज्य ने अगर उनके घोड़े को अगर पकड़ लिया, तो वो फिर उनको या फिर युद्ध करना पड़ता उसके साथ, या फिर उनके साथ वो कर देना, ठीक है। उसको आपको पता ही है। तो अश्वमेध यज्ञ सबसे तुम्हारा किसने कराया तुम्हारे पास? सिल्वर मैंने कराया, ठीक है। सिल्वर मैंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। अब देखो आप लोग जैसे गाँव में पूजा पाठ होती होगी, सबके गाँव में होती है, ठीक है। हर किसी घर में होती है। तो हम वहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे हमारे जो पूजा स्थल होती है, हम कहते हैं पहले वहाँ पे क्या तुम्हारा यार यहाँ पे हमारा सबसे शुद्ध स्थान है, यहाँ पर हम पहले बनाते हैं वेदी, क्या बनाते हैं? वेदी बनाते हैं, ठीक है। आपको पंडित जी भी कहते हैं यार हम यहाँ पे वेदी बनाएंगे अपनी, जहाँ पे हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो उन्होंने यज्ञ कराया, क्या कराया? यज्ञ। उसको हम कहते हैं जिस वेदी में टाइम उन्होंने यज्ञ कराया वहाँ पे, उसको हम कहते हैं यज्ञ वेदी। और जब उस कभी ना कभी उन्होंने वेदी ऐसे कराया होगा ना, मतलब कि पत्थरों से, फिर इसमें तुम्हारा हवन किया होगा, है नहीं? तो ये अभी भी हमको मिलते हैं। ये कहाँ मिलता है हमको? यज्ञ वेदी का तुम्हारे पास कहाँ से मिलते हैं? सिल्वर मन की बाड़ा वाला। कहाँ मिलता है? बाड़ा वाला। बाड़ा वाला के अंतर्गत एक गांव का नाम है जगत ग्राम। कौन सा गांव है? जगत ग्राम। और ये जगत ग्राम तुम्हारे पास कहाँ है? देहरादून में। इसको थोड़ा अच्छे से लेना, ठीक है। देखो ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बस छोटी छोटी चीजें पूछ लेता करायो। हम कहते हैं फिर टप आ गया था। अच्छे से देखना उसको, बार बार देखना है, जिससे कि हमारे दिमाग में एक खांचा बन जाए उस चीज का। सबसे पहले देने की वर्ष घोड़े वंश हो गया। सबसे इसकी राजधानी तुम्हारी कहाँ थी? कांची में थी। सबसे पड़ता पहले तुम्हारा कौन सा है? सिल्वर मन। फिर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। यज्ञ विधि का कहाँ से मिली तुम्हारी? बाड़ा वाला। बाड़ा वाला के जगत ग्राम से। कहाँ है तुम्हारे पास? देहरादून में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से कुषाणों की शक्तियां कम होती जाती है, और उत्तराखंड के इस भूभाग पर नए नए राजवंश देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास कौन सा हो गया? वर्षगोणे वंश। यहाँ तुम्हारा कौन सा हो गया? योधे वंश। यहाँ ऊपर तुम्हारे पास मैंने ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में एक और क्या कहा था मैंने उसको? औदुंबर राजवंश। औदुंबर राजवंश, ठीक है। और यहाँ तो तुम्हारे खस थे ही, क्या थे? खस। और इसमें से जो तुम्हारा पहाड़ी क्षेत्र है तुम्हारा पूरा चमोली का, इस पे इन्होंने कहा कि एक नया राजवंश यहाँ पे उस टाइम पे उत्पन्न होता है, उसका नाम है तुम्हारा करतपुर राजवंश। क्या है? करतपुर राजवंश। जिसकी तुम्हारी राजधानी तुम्हारी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर। कहाँ थी? तो करतपुर राज्य की तुम्हारी राजधानी कहाँ हुई? कार्तिकेयपुर। एक और नया राज्य हमारे कौन सा बन गया यहाँ पे? करतपुर राज्य बन के आ गया तुम्हारे पास चमोली गढ़वाल में, ठीक है। मतलब आप देख रहे होंगे कि जब कोई भी केंद्रीय शक्ति अगर क्यों न लगे कमजोर होने लग जाती है, तो उसके अधीन काम करने वाले छोटे छोटे राज्य अपने को स्वतंत्र घोषित करते हैं और अपना शासन स्वयं चला लेते हैं, ठीक है। तो यही काम यहाँ पूरा, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे यहाँ पे कौन थे? देखो सबसे पहले हमने कहा था कि यहाँ पे तुम्हारे कुड़िन थे। कुड़िनों के ऊपर तुम्हारा योधे थे, ऊपर तुम्हारे पास कौन थे? औदुंबर थे। फिर तुम्हारे पास कौन सा है तुम्हारे यहाँ पर? कुषाण आए, उन्होंने इनको हराया, ठीक है। फिर कुषाण के शक्ति जैसे तुम्हारे कनिष्क की मृत्यु गई, फिर यहाँ पे जितने भी तुम्हारे पास क्या थे? छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने अपने को अलग कर दिया, जिसमें कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे कौन से? वर्षगाण राजवंश, ठीक है। वर्षगुण राजवंश, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिल्वरमन अश्वमेध कराया यज्ञ विधि का बाड़ा वाला से। कहाँ से? जगत ग्राम। तुम्हारा कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखना है कि भारत में कौन सी बड़ी शक्ति अब आक्रमण करेगी। अब एक नाम तुम्हारे पास आता है गुप्त काल। कौन सा काल आता है? गुप्त काल, ठीक है। अब भारत में तुम्हारे पास कौन से शासन करे? गुप्त कनिष्क, मतलब कि कुछ सालों बाद तुम्हारे कौन है यहाँ पे? गुप्त काल है, ठीक है। गुप्त काल में एक राजा तुम्हारे पास था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। बहुत महान राजा था भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कौन आएगा? समुद्रगुप्त। कहा भाई तुम जितने भी छोटे छोटे कौन कौन से? योधे वंश, औदुंबर वंश, तुम्हारा कार्तिकेय राजवंश हो गया। यहाँ पे तुम्हारा वर्ष गौण राजवंश अलग चला। बोला कि तुम सब अब किस अधीन काम करोगे? मेरे अधीन काम करोगे। अब मुझे क्या दोगे? टैक्स दोगे। अब इस गुप्त काल के दौरान ही यहाँ पे छोटे छोटे राज्य जो थे वो अलग बन गए फिर से, ठीक है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है छगलेश वंश, ठीक है। क्या है? छगलेश वंश। अगर आएगी छगलेश वंश तुम्हारे, इसकी राजधानी तुम्हारे कहाँ है? तो लाखा मंडल। कहाँ है? लाखा मंडल के अंतर्गत तुम्हारे पास एक राजवंश और बनता है, उसका नाम तुम्हारे पास क्या है? छगलेश वंश। छगलेश वंश हो गया। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे को पुड़िंद हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा योधे हो गया। फिर यहाँ पे वर्ष गोणे हो गया। सारे इसी एरिया में हो रही है, ठीक है। ऊपर तुम्हारे पास कार्तिक वंश अलग चल रहा, लेकिन ये सारे किसका अधीन काम कर रहे हैं? समुद्रगुप्त की। अब समुद्रगुप्त की जैसे यहाँ से एंट्री खत्म हो जाएगी, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी, तब जाके अब देखने की उत्तराखंड में कौन आएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त भी मर गया। अब समुद्रगुप्त के बाद तुम्हारे पास उत्तराखंड में फिर से छोटे छोटे राज्य उभर के आएंगे, ठीक है। जिसमें से कि सबसे पहले तुम्हारे पास कौन सा? यदुवंश,
ठीक है, सिंगापुर का यदुवंश का उदय होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सिंगापुर को कई इतिहासकार मानते हैं कि तुम्हारे पास कहाँ है, कालसी में, ठीक है, कालसी में। कई इतिहासकार इसको मानते हैं लाखा मंडल में। कहाँ मानते हैं? लाखा मंडल में। लेकिन कई लोग इसको लाखा मंडल को सही मानते हैं क्योंकि इसका एक रीजन है, ठीक है। अब देखो क्यों है, क्योंकि जो यदुवंश था, यदुवंश में जो एक राजा था उसका नाम था सेनवर्मन। क्या था? सेनवर्मन। और इनकी एक पुत्री थी राजकुमारी ईश्वरा, सबने इसका नाम सुना होगा। इनकी एक पुत्री थी तुम्हारी, उसका नाम था राजकुमारी ईश्वरा, ठीक है। और इन जो राजकुमार ईश्वरा था, इनके पति का नाम था तुम्हारे पास चंद्रगुप्त। क्या? चंद्रगुप्त, ठीक है। पहले तो आप लोगों को पता है कि जैसे पहले क्या था कि अपने राज्यों को बढ़ाना, चाहे तुम युद्ध करो। पहले के राज्यों की जो रणनीति थी, जैसे कोई राज्य है, ठीक है, उसमें उसकी खाली पुत्री है, उसका लड़का नहीं हुआ, तो वो क्या करते, उसके साथ शादी करते, फिर उसके राज्य को अपने में मिला लेते, ठीक है। और कई क्या, फिर युद्ध लड़ने पड़ते। तो उस टाइम पे सबका ये था, ठीक है, छोटे छोटा एक दूसरे को हराना था, अपने राज्य का विस्तार करना था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त चले गए तुम्हारे कहाँ पे, लाए पे चले गए, तो उनकी याद में मानते हैं कि राजकुमारी ईश्वर ने लाखा मंडल में, राजकुमार ईश्वर ने लाखा मंडल में तुम्हारा एक क्या बनाया, शिवलिंग बनाया था। क्या बनाया था? शिवलिंग बनाया था वहां पे, ठीक है, लाखा मंडल में। और इसी लाखा मंडल से तुम्हारे राजकुमारी ईश्वर के तुम्हारे पास के मिलते हैं अभिलेख देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम मानते हैं कि जो तुम्हारा यदुवंश चला था सिंगापुर का, वो तुम्हारे पास किस क्षेत्र में रहा होगा, लाखा मंडल के क्षेत्र में रहा होगा। तो इसमें देखो, मुझे पता है कि सबके मन में एक खिचड़ी बन गई, ठीक है, कि कौन कौन से वंश कब आए, क्या है। 4-5 वंश है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखो, उत्तराखंड में तो 52 गढ़ों का देश है, मतलब कि 52 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, ठीक है, इस टाइम पे। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इस वाले चित्र में आपको याद रखना, ठीक है, कि सबसे पहले तुम्हारे कुषाण आए, कुषाण के बाद तुम्हारे पास दूसरे राज्य बन गए, तुम्हारा वर्षगुण राजवंश बन गया। फिर तुम्हारे पास कौन आया, समुद्रगुप्त आया। फिर समुद्रगुप्त मर गया, फिर उसने यहाँ पे नया राज्य तुम्हारा यदुवंश स्टार्ट हो गया। अब क्या हो कि जितने भी सारे राज्य हैं, अब तुम्हारे पास जैसे यहाँ से समुद्रगुप्त मर गए थे, तो उसके बाद यहाँ पे नए नए राज्य बन गए। अब देखने की भारत में एंट्री कौन हमारा है, अब भारत में एंट्री है तुम्हारे पास हर्षवर्धन की। किसकी आती है? हर्षवर्धन की। अब हमको देखने की हर्षवर्धन ने क्या इन सभी राज्यों को ऐसे छोड़ा, या फिर इनको साथ युद्ध करके इनको अपने अधीन करा। अब देखने की जैसे यहाँ पे सामंती व्यवस्था शुरू होती है, कैसे कार्तिकेयपुर राज्य में एक कत्यूरी वंश की स्थापना होती है, और यहाँ पे एक ब्रह्मपुर राज्य मिडिल में तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब कि गंगा यमुना के उत्तर में तुम्हारे पास एक ब्रह्मपुर राज्य की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? ब्रह्मपुर राज्य की उत्पत्ति होती है, जिसकी हम अब देखने को मिलेगा अगली क्लास में, ठीक है। क्योंकि आज बहुत हो गया इतना, यहाँ इतना तक तुमको एक बार पूरा समझना है। बाकी कल की क्लास में हम यहाँ से आगे बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे हर्षवर्धन आते हैं और यहाँ पे कैसे सामंती व्यवस्था को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो पहले जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पूरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।